हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है छायावाद का परिवेश या परिस्थितियाँ, दोनों सेम ही होता है। तो जो लोग मेरे फर्स्ट वीडियो छायावाद की परिभाषा नामांकन का वीडियो नहीं देखे हैं, वो वीडियो अपलोडेड हो चुका है, वो लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। पहले वो वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, तब इस वीडियो को आप फिर से देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि उस वीडियो में मैं बिल्कुल छायावाद क्या है उसके बारे में डिटेल से बता चुकी हूँ। उसका नाम छायावाद नाम किसने रखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसमें बहुत सारा बताई हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है वहाँ वहाँ मैं बता देती हूँ और हिंट कर देती हूँ। तो आप लोग वो वीडियो जाके ज़रूर चेक करें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा लगता है सब्सक्राइबर बढ़ता है। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब का फैमिली बन सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने आसान शब्दों में बताती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम आप बिल्कुल लिख सके। किताबी भाषा में मैं बिल्कुल नहीं समझाती हूँ। तो ये पॉइंट मैं पिछले वीडियो में भी क्लियर कर चुकी हूँ, पर इसमें भी मैं क्लियर करूँगी, ताकि कोई अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो जिनको सिर्फ छायावाद की परिस्थितियाँ की ज़रूरत हो, तो उनको भी ये पूरा शुरू से लेकर अंत तक समझ में आ जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हिंदी की छायावादी काव्यधारा का उद्भव तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियों में देखा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है कि हिंदी की जो छायावादी काव्यधारा का उद्भव जो हुआ वो तत्कालीन किस किस परिस्थितियों में देखा जा सकता है? तो राजनीतिक में, सामाजिक में, धार्मिक और साहित्यिक में। इन परिस्थितियों का अध्ययन इस कविता की धारा के सम्यक विश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या कहा जा रहा है इस पंक्ति में कि अगर आप छायावादी की कोई भी पद को पढ़ते हैं या कोई कविता को पढ़ते हैं, उस छायावादी के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो उसका परिस्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक है। तो छायावादी के बारे में कुछ भी आपको जानना है, उसकी कविता के बारे में जब आपको व्याख्या करना है, विश्लेषण करना है, तो उसकी परिस्थितियों को जानना ज़रूरी है। तो अब हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। इसकी परिस्थितियाँ या परिवेश दोनों सेम ही बात है। और जो लोग, पहले मैं बता चुकी हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो परिभाषा छायावाद का नामांकन का वीडियो नहीं देखे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग वहाँ से लिंक खोल के देख सकते हैं, क्योंकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, राजनीतिक परिवेश। इसमें है छायावादी काव्य की वेदना और निराश का संबंध प्रथम महायुद्ध के बाद अंग्रेजी शासन का अपने वचनों को पूरा ना करना। मतलब छायावादी काव्य की जो वेदना और निराश का जो संबंध था, जब उसमें वेदना लिखा गया, निराश के बारे में लिखा गया, तो उसका संबंध प्रथम कब से हुआ? तो महायुद्ध के बाद अंग्रेजी शासन का जब अपने वचनों को पूरा ना करना, रोलेक्ट एक्ट तथा 1919 में अवज्ञा आंदोलन की असफलता के साथ जोड़ा है। जब छायावाद का जन्म हुआ उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। यहाँ पे क्या बताता है कि छायावादा का कब से शुरू हुआ, उसका प्रारंभ कब हुआ? तो जब हम लोगों को भारत देश में जब निराश भरी चल रहा था, दुख भरा हुआ था, और जब महायुद्ध हुआ था और अंग्रेजी शासन लोग अपना वचन को पूरा नहीं किया था, और जब रोलेट एक्ट 1919 में अवज्ञा आंदोलन की जब असफलता हुई, कुछ में मतलब हमारा भारत हर चीज़ से चारों तरफ से घिर चुका था, तब जाके छायावाद का जन्म हुआ। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। उस टाइम क्या है कि हमारा पूरा देश में आंदोलन चल रहा था, और यदि वे भी ना होते तब भी छायावादी काव्य का जन्म अवश्य भावी था। मतलब अगर ये सारे आंदोलन अगर नहीं भी होते, फिर भी छायावादी का जन्म होना ही था, और उसका स्वरूप भी यही होता जो अब हमारे सामने है, और इसका जो बनावट है, स्वरूप है, वही होता जो अभी हम लोगों के सामने है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान के शब्दों में, यदि हमारा देश पराधीन ना होता और हमारा यह राष्ट्र आंदोलन की आवश्यकता ना रही होती, तो भी आधुनिक औद्योगिक समाज पूंजीवाद का विकास होते ही
काव्य में स्वच्छंदतावादी भावना और व्यक्तित्व की प्रवृत्ति मुखर हो उठती। क्या कह रहे हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान जी अपने शब्दों में, यदि हमारे देश में पराधीन ना होता और हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता न रही होती, मतलब हमारे देश में जो इतना दीनता देखी जा रही थी, गरीबता, इतना परेशानियाँ और बार बार जो आंदोलन होते थे, ये आंदोलन करना, वो आंदोलन करना, अंग्रेज को भगाना है, ऐसे वैसे बहुत सारी परेशानियाँ ना हो रही होती काश, तो भी आधुनिक औद्योगिक समाज, तो भी जो आधुनिक अभी समाज है, औद्योगिक पूंजीवाद का विकास होते ही काव्य में स्वच्छंदतावादी भावना और व्यक्तित्ववाद की प्रवृत्ति मुखर होती। मतलब अगर ये सारी चीज़ अगर नहीं भी होता, जो आंदोलन, इतनी सारी परेशानियां वगैरह नहीं थी, फिर भी क्या होता कि आज की जो आधुनिक हमारा ज़माना है, दुनिया है, उसमें जो पद या कविता जो भी लिखा जाता है, उसमें स्वच्छंद मतलब कि लोग बिल्कुल स्वच्छ आज़ाद होकर लिखते और व्यक्तित्ववाद के बारे में लिखते। तो वही यहाँ पे डॉक्टर शिवदान सिंह जी कह रहे हैं। फिर है आगे, आगे वो कह रहे हैं, इसलिए छायावादी कविता राष्ट्रीय आंदोलन या जागृति का सीधा परिणाम नहीं, बल्कि पाश्चात्य अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप हमारे देश और समाज के बाहरी और भीतरी जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष परिवर्तन हो रहे थे। क्या कहा जा रहा है कि इसीलिए मतलब छायावादी जो कविता है वो राष्ट्र आंदोलन या जागृति का सीधा परिणाम नहीं। छायावाद कविता में क्या होता था कि पहले की कविता ये सब पद में जो हमारे देश में हो रहे हैं, दीनता, गरीबता, ये सब चीज़ को दर्शाया जाता था, लोगों तक पहुंचाया जाता था। परंतु छायावाद में क्या हुआ, थोड़ा हटके हुआ, उसमें बिल्कुल आज़ाद तरीके से कविता लिखी जाती थी। राष्ट्र आंदोलन ये सब के बारे में नहीं, बल्कि पाश्चात्य अर्थव्यवस्था, मतलब जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसके बारे में, सांस्कृतिक के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप हमारे देश और समाज के बाहरी और भीतरी जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष परिवर्तन हो रहे थे। यहाँ पे इस पैराग्राफ का यही मतलब है कि छायावाद कविता में वो दुख सुख के बारे में नहीं लिखा जाता था, बल्कि थोड़ा प्रेम, प्यार और लोग और समाज को अच्छा लगे, जिससे लोग थोड़ा खुशी महसूस करें, अच्छा फील करें, वैसा छायावादी में पद को लिखा जाता था। फिर है, उन्होंने जिस तरह सामूहिक व्यवहार कर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई और राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरणा दी, इसी तरह सांस्कृतिक क्षेत्र में उसने स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति की प्रेरणा दी। तो किसने दी, तो छायावाद ने। छायावाद युग के टाइम जितने भी पद कवि लोग थे, वो लोग के बारे में ये बोला जा रहा है। उन्होंने जिस तरह सामूहिक व्यवहार कर्म क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई, उन्होंने छायावाद में युग में क्या हुआ कि पद के जरिए से क्या किया कि राष्ट्रीय एकता की भावना जताई, लोगों के बीच में एकता लाने की कोशिश की। एक एक लोग पढ़ते थे तो उनमें एकता की भावना उत्पन्न होती थी और राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरणा दी। और राष्ट्र में जो हो रहे हैं इतनी सारी चीज़, उन लोग में शामिल होने की, उन लोग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हिम्मत हारने की बात नहीं कही गई, लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया गया। इसी तरह सांस्कृतिक क्षेत्र में उसने स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति की प्रेरणा दी। और जो सांस्कृतिक क्षेत्र था जिसमें मनोरंजन वगैरह, ये सब सारे क्षेत्र में क्या स्वच्छंदता मतलब आज़ादी दिया कि लोग संस्कृति में भी भाग ले, लोगों को खुशी महसूस करना चाहिए, नाच गान गीत ये सब करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ में प्रेरणा दी गई। किस में दी गई, तो छायावादी युग में दी गई। फिर है, इस दृष्टि से ही हम कह सकते हैं कि देश की प्राचीन संस्कृति और पाश्चात्य काव्य के प्रभावों को ग्रहण करती हुई छायावाद कविता राष्ट्र जागरण के मोड़ में पनपी और फूली फली। मतलब इस सारे बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि देश की प्राचीन संस्कृति और पाश्चात्य काव्य, मतलब पहले की जो संस्कृति थी वो, और अभी के जो काव्य है पाश्चात्य काव्य, प्रभावों को ग्रहण करती हुई छायावादी कविता राष्ट्र जागरण के मोड़ में पनपी। मतलब वो सारे जितने भी लिखी जाती थी, वो सारे बातों को एक एक मतलब आज़ाद, पूरा स्वतंत्र होकर लिखते थे, किसी के प्रेशर पे नहीं लिखते थे।
अपने मन में जो आ रहा है हमें लोगों तक क्या पहुंचाना, जिस कवि को जो समझ में आ रहा है कि लोगों तक ये बात पहुंचाना है, हम हमारे देश के लिए ये चीज़ करना है, ये हमें रचना करना है, तो वो वही लिखते थे। किसी के प्रेशर पे आके कुछ वो नहीं लिखते थे और राष्ट्र को एक करने का कोशिश किए। अपने पद के जरिए राष्ट्र जागरण में एक नया मोड़ का फूल फली की तरह वो पेश आया। अब है हमारा दूसरा परिस्थितियाँ या परिवेश, जो कि है धार्मिक। पहला हम लोग का राजनीतिक कंप्लीट हो गया, अब है हमारा धार्मिक। धार्मिक में है छायावादी काव्य दर्शन प्राचीन अद्वैतवाद तथा सर्वमात्रवाद से प्रभावित है। छायावादी जो है वो काव्य दर्शन प्राचीन जो अद्वैतवाद तथा सर्वमात्रवाद से प्रभावित है। महादेवी वर्मा के शब्दों में छायावादी कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्राहा का त्रिणी है, जो मूर्त और अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। मतलब ये महादेवी के अनुसार वो कह रही है कि छायावादी कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्राहा का त्रिणी है, जो मूर्त और अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। मतलब कि जो छायावादी कवि लोग हैं वो धर्म को ज़्यादा ना मानकर वो अधिक दर्शन जो हम देख रहे हैं, जो अपनी आंखों से जो देख रहे हैं, जो सच्ची घटना हो रही है, उसमें मूर्ति हो या अमूर्ति हो, मतलब वो हिंदू में जैसे कि मूर्ति पूजा की जाती है और मुस्लिमों में उन लोगों का कोई मूर्ति नहीं, उन लोगों का भगवान निराकार है, तो उसी तरह सभी को एक तरह से मिलाकर उन लोग काम कर रहा है, पद को लिख रहा है, लोगों में एकता भाव को जो जागरूक कर रहा है, वही महादेवी वर्मा यहाँ धार्मिक में चर्चा कर रही है। को धर्म को ज़्यादा महत्व ना देकर, बल्कि जो हम लोग आंखों से देख रहे हैं, जो अपने अंदर जो महसूस कर रहे हैं, जो हो रहा है, जो सच्चाई है, उस चीज़ के बारे में दर्शाया जा रहा है। और जो मूर्त है, मतलब कि जो हिंदू मुस्लिम है, जो मूर्ति पूजा करते हैं या नहीं मूर्ति पूजा करते हैं, तो इसका अर्थ मतलब वही होता है कि मुस्लिम और हिंदू, तो ये शायरी को एक दूसरे में एकता की भावना पैदा कर रही थी। छायावाद के समय की जो कविता पद कविताएं जो भी लिखी जा रही थी, तो कवि लोग के अनुसार यही प्रयास था कि ये धर्म जाति प्रथा को हटा के सबको एकता की तरफ लाया जाए, प्रेम भावना सबके अंदर उत्पन्न किया जाए, लोग प्रेम से एक दूसरे को देखे, प्रेम की नज़र से देखे और एक होके अपने देश को आगे बढ़ाए और अपने देश को ये अंग्रेज़ों लोगों से बचाए। तो उन लोग के बीच में प्यार भावना उत्पन्न कर रही थी, ये ना कि आंदोलन भावना उत्पन्न कर रही थी। फिर है छायावादी कवि हृदय ही भाव भूमि पर प्रकृति में बिखरी सौंदर्य की रसमयी अनुभूति कर सुख दुखों को मिलाकर एक ऐसे काव्य दृष्टि करता है जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छायावादों के नामों से अभिहित की जाती है। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि छायावादी जो लोग कवि हैं, कवि हृदय ही भावभूमि पर प्रकृति में जो बिखरी हुई सौंदर्य है, उसकी जो रसमयी है, मतलब कि प्रकृति की जो सुंदरता है, चारों तरफ हरा भरा ये सारी जो सौंदर्य है और उसमें जो रस भरा हुआ रसमयी है, उसी की अनुभूति को देखकर दुख और सुखों को मिलाकर एक ऐसी काव्य सृष्टि करता है जो प्रकृतिवाद होता है, हृदयवाद और आध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छायावादों के नाम से अभिहित की जाती है। मतलब इन लोग नामों से उसको पुकारा जाता है, संकेत दिया जाता है, उस नाम से उसको जोड़ा जाता है कि छायावादी कवि लोग जो है वो अपने हृदय से, हृदय भाव भूमि को प्रकृति से जोड़ता है और जो प्रकृति की सुंदरता है, जो सौंदर्य है, उसमें जो रस भरा हुआ है, उसको सब मिलाकर, उसको दुख सुख को मिलाकर ऐसे काव्य वो लोग रचते हैं जिससे लोगों को पढ़कर मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रकृतिवाद से पूरा भर जाता है, हृदय मतलब भर जाता है, इसलिए हृदयवाद होता है। और अध्यात्मवाद मतलब आत्मा से जुड़ जाता है, और रहस्यवाद उससे कुछ रहस्य भी पता चलता है। तो ये हमारा छायावादी कवियों का एक इस समय खासियत था जो कि वो अपने कविता में लिख रहे थे। फिर है छायावादी काव्य पर रामकृष्ण
परमहंस विवेकानंद, गांधी, टैगोर तथा अरविंद के दर्शनों का गहन प्रभाव पड़ा। मतलब छायावादी काव्य में जो उस टाइम जो रचे जाते थे काव्य, पद, दोहा, जो भी, उस पर ज़्यादातर रामकृष्ण, परमहंस विवेकानंद, गांधी, टैगोर तथा अरविंद के दर्शन को गहन प्रभाव पड़ा। ज़्यादा इसके बारे में चर्चा मिलता है और उसमें छायावादी काव्यों में देखने को मिलता है उन लोगों के बारे में। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि छायावादी काव्य में किसका गहन ज़्यादा देखा गया है, दर्शन देखा गया है। तो ये सारे हैं रामकृष्ण, परमहंस विवेकानंद, गांधी, टैगोर तथा अरविंद, ये सारे को देखा गया है। इनकी मतलब कि छायावादी काव्यों में इनका दर्शन देखा गया, इनके बारे में चर्चा किया हुआ देखा गया है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट आगे देखते हैं। अब तीसरा है हमारा सामाजिक परिवेश मीन सामाजिक परिस्थितियाँ। उस टाइम की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी, कैसी थी और कैसे कैसे छायावादी में चेंजेस आई थी, ये सारी चीज़ को हम लोग परिस्थितियाँ में देखते हैं। तो इसमें भी देखेंगे, लिखा हुआ है पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के संपूर्ण जीवन में विचारों में एक नूतन क्रांति आई, जिसने एक और हमेशा देश में राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्र क्रांति को जन्म दिया। क्या बोला जा रहा है कि पाश्चात्य शिक्षा मतलब शिक्षा के अभाव के कारण संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के संपूर्ण जीवन में, मतलब ना शिक्षा थी उस समय टाइम, ना संस्कृति वैसा था, ना अर्थव्यवस्था, लोगों के पास कोई अपना काम नहीं था, लोग बेरोजगार थे। तो ये सब प्रभाव के कारण क्या हुआ कि उनके परिणाम फलस्वरूप क्या हुआ कि भारतीय समाज के संपूर्ण जीवन में, मतलब भारत समाज के पूरे जीवन में, भारत के जितने भी समाज थे सबके संपूर्ण जीवन में विचारों में एक नूतन क्रांति आई, उनके विचारों में एक क्रांति आई, जिसमें एक और हमारे देश में राष्ट्रीय एकता, जिसमें एक और क्या था कि हमारे देश में राष्ट्र एकता के बारे में सोचता था लोग, उसके बारे में बढ़ावा देता था तथा राष्ट्र क्रांति को जन्म दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्र क्रांति को जन्म दिया मतलब राष्ट्र के प्रति विद्रोह करने का जन्म दिया। वहाँ दूसरी ओर सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। देश के नवयुवकों में व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश में भी पर्याप्त अंतर आया। ये ऊपर से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक अभी मैं पढ़ी आया वहाँ तक का पैराग्राफ का मतलब समझाती हूँ कि छायावाद में सामाजिक परिस्थितियाँ में क्या क्या बदलाव आया। शिक्षा आया, अर्थव्यवस्था का थोड़ा प्रभाव पड़ा, फिर पूरे जो हमारा भारत है उस समाज में लोगों को थोड़ा सा अपने विचारों में लोगों को चेंजेस आया, बदलाव आया, देश के प्रति क्रांति आया, देश के प्रति जागरूकता को समझ में आया कि हमें देश के लिए लड़ना है, देश को हम लोगों को बचाना है। तो ऐसे लोगों को अच्छा विचार मन में उत्पन्न हुआ। वही दूसरी ओर सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वच्छतावादी, मतलब जो सांस्कृतिक क्षेत्र होती है उसमें उन लोगों को आज़ादी प्राप्त हुई। फिर प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया गया, मतलब वही सांस्कृतिक प्रवृत्ति को जो है प्रोत्साहित, सांस्कृतिक जो भी होता था उसको लोग प्रोत्साहित करने लगे, मतलब कि मोटिवेशन देने लगे कि आगे बढ़ना चाहिए, आगे करना चाहिए। तो सामाजिक परिस्थितियाँ में क्या हुई छायावादी युग के समय कि यहाँ पे पढ़ाइयों का सुविधा होने लगी, अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलने लगा, लोग अपने राष्ट्र के लिए लड़ने लगे, लोगों में एकता भाव लाने का कोशिश किया गया छायावादी कवियों के अनुसार। उनके दो है देश के नवयुवकों में व्यक्तित्व, पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश में भी प्राप्त अंतर आया। क्या हुआ, जो हमारे भारत देश के जो लोग थे, युवक लोग जो थे, उनमें व्यक्तित्व, पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश में जो परिस्थितियाँ थी उनमें भी पर्याप्त अंतर आया, लोगों के बीच में माहौल में अंतर आया। लोग पर जो सामाजिक था, परिवार था, वो सब के जितने भी परिस्थितियाँ थी उसमें बदलाव आया, अंतर आया। फिर है स्वच्छंदतावादी नवीन पीढ़ी धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों, जाति पाति के अंधविश्वासों तथा मिथ्या आडंबरों को छिन्न भिन्न करने को तत्पर थी।
क्या कहा जा रहा है कि स्वच्छंदतावाद नवीन पीढ़ी, जो हमारा आज़ादी वाला एक नया जो पीढ़ी आ रहा था, बना था, वो धार्मिक, सामाजिक रूढ़ी, ये जाति पाति, ये अंधविश्वास तथा जो झूठ मूठ का आडंबर बात थे, छीन भिन करने को जो तत्पर थी। जबकि दूसरी ओर पुरानी पीढ़ी की समस्त रूढ़ियाँ अडिग चट्टान के समान थी। मतलब जो अभी की जो नई पीढ़ी आ रही थी, जो बिल्कुल आज़ाद रह के किसी के प्रेशर में ना जी के, वो जो ये धार्मिक हो रहे शोषण, ये सब से दूर हट के सामाजिक रूढ़ी को दूर करने का प्रयास कर रही थी, ये जाति पाति ख़त्म करना चाह रही थी, ये अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं रहना चाह रहे थे। उसी और जो दूसरी ओर है, पुरानी पीढ़ी के जो समस्त लोग थे, रूढ़ी लोग थे, वो लोग एकदम चट्टान के समान थे, मतलब ढीठ बोल सकते हैं अपने भाषा में, वो थे। उनको आगे क्या करना है, कैसे बदलाव लाना, उस चीज़ का मतलब ही नहीं था। बस जो है सो है, जो नियम है वो है, उसको चेंज करने का उन लोग सोचते ही नहीं थे। फिर है जो कि उनके स्वप्नों के स्वर्णिम संसार को नष्ट करने में सक्षम है। जो पुराने लोग जो थे, पुराने रूढ़ी लोग जो पहले के अनुसार चल रहे थे, वो लोग क्या थे कि संसार को नष्ट करने में तुले हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में अतृप्ति, निराश एवं कुंठा की भावनाएं वृद्धि को प्राप्त होती हुई छायावादी काव्य में अभिव्यक्त हुई। जिसके कारण मतलब जो वो पुराने रूढ़िवादी के जो लोग थे, तो इस पंक्ति में क्या बोला जा रहा है कि उनके स्वप्नों के स्वर्णिम संसार को नष्ट करने में सक्षम है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में अतृप्ति, निराश एवं कुंठा की भावनाएं वृद्धि को प्राप्त होती हुई छायावादी काव्य में अभिव्यक्ति हुई है। मतलब कि जो पुराने जो रूढ़िवादी के लोग हैं, जो पहले की बातों को लेके चले आ रहे हैं, पीढ़ी के पीढ़ी बातों से ही वो चल रहे हैं, अपना आगे का नहीं सोच रहे। जो पेशी से चला आ रहा है उसी को वो चलाने का सोच रहे हैं आगे। तो वो हमारे संसार को क्या कर रही है, नष्ट करने में पूरा माहिर है। और वो जीवन को बिल्कुल निराश और क्या बोलते हैं, घुट घुट के जीने वाला जीवन को वो चला रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा वो कर रहे हैं। कौन लोग? जो पहले ज़माने से चले आ रहे हैं वो लोग। वही बात छायावादी काव्य में अभिव्यक्त कर रहा है कि जो लोग पहले से ऐसे करते आ रहे हैं, उन्हें क्या मिल रहा है। वो अपना ज़िंदगी निराश ही कर रहा है, घुट घुट के जी रहा है, अपना ज़िंदगी नष्ट ही कर रहे हैं, पूरा संसार का ज़िंदगी नष्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को छायावादी कवियों ने लोगों तक अपने कवि, अपने पद के द्वारा लोगों तक बात को पहुंचाने का कोशिश किया है कि आप लोग ये सारी बातों को ना करें, पीढ़ीबाज मत चलिए, अब कुछ आगे बढ़िए, अपना आज़ादी, किसी के दबाव पे मत चलिए, अपना खुद जो मन करता है वैसे कीजिए, वैसे रहिए। उस चीज़ पे छायावादी बढ़ावा दे रही है। जो जितना आप लोग खो चुके हो वो तो खो चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। फिर है, इस प्रकार की सामाजिक स्थिति में छायावादी काव्य में व्यक्तित्ववाद का प्राधान्य और स्वच्छंदतावाद की दुहाई देना स्वाभाविक था। तो ऐसे जब मतलब कि उस टाइम की जो स्थिति थी, सामाजिक परिस्थितियाँ थी, तो इस टाइम छायावाद जो काव्य था वो बहुत बड़ा योगदान दिया। इस टाइम क्या हुआ कि इस सामाजिक स्थिति में छायावादी काव्य में व्यक्तित्ववाद का प्राधान्य और स्वच्छंदतावाद की दुहाई देना स्वाभाविक था। तो वही मतलब कि उन लोगों का वही काम हो गया, छायावादी कवियों लोगों का, कि लोगों तक व्यक्तित्व की बात को पहुंचाया जाए, कैसे वो बिल्कुल किसी के दबाव में ना रहे, अपने स्वतंत्र रूप से रहे, ऐसा उन्हें सिखाया। इसी वजह से छायावादी जितने भी कवि थे, वो लोग सारे, ये जितने भी लोग रूढ़ी में जी रहे थे, कष्ट में जी रहे थे, ये सबसे बाहर निकलने का उन लोग अपने पद के जरिए लोगों को समझाने का कोशिश किए। तो ये था हमारा सामाजिक परिस्थितियाँ। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और जितना परिस्थितियाँ था मैं सब बता दी हूँ, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे। मुझे कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। मैं एक एक कमेंट को पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी हो सके तो करती हूँ, लाइक तो ज़रूर ही करती हूँ जो मुझे अच्छे से कमेंट करते हैं। और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे आप नए ही होंगे, सेमेस्टर 3 के हैं तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत मायने रखता है। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। जितना मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, पूरा बिल्कुल समझाने का कोशिश करती हूँ आसान भाषा में, उसी प्रकार आप एक सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे जब कमेंट आता है कि मैम मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या बहुत कम मुझे प्यार से दीदी भी बोलते हैं, तो जो भी आपका मन वो बोल सकते हैं, कुछ बुरा नहीं, ये मैम या दीदी जो भी, तो मैं वीडियो डालूँगी, इसी टॉपिक पे डालने का पहले कोशिश करूँगी। तो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो अब आने वाला है हम लोगों का। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो हमारे सेमेस्टर 3 के सिलेबस में पढ़ना है क्षयवाद का पहले नामांकन, मतलब उसके बारे में पहले जानेंगे, उसकी परिभाषा और नामांकन, जो कि वीडियो अपलोड हो चुका है पहले। जो नहीं देखी वो जाके देख ले, अपलोडेड है। अब उसके बाद हम लोग देखें यहाँ ये वीडियो, सेकेंड वीडियो में परिस्थितियाँ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्षयवाद की उपलब्धियाँ और उसकी प्रवृत्तियाँ, या बोलिए उसकी विशेषता, दो देखेंगे। तो वो वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी मैं वीडियो डालूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।